Hello students, today we are going to study NCERT class 10th history first chapter the rise of nationalism in Europe। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेशन स्टेट किसको कहते हैं, नेशनलिज्म क्या होती है, हाउ नेशनलिज्म इमर्ज्ड और क्रिएटेड इनटू फ्रांस, फ्रांस में नेशनलिज्म कैसे क्रिएट किया गया, फिर फ्रांस से निकलकर नेशनलिज्म यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से पहुंचा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। जब नेपोलियन फाइनली पावर में आता है 1804 में, फ्रांस का किंग बनता है, तो वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है थ्रू हिज कोड, तो उसे हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बारे में। जब नेपोलियन फाइनली हार जाता है वाटरलू की लड़ाई में 1815 में बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ 4 कंट्रीज, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड पर्सिया, तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ जैसे जीसीपी मैथ्सेनी, ड्यूक मैनरिक, ओटो वन बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, कैवियोर और भी बहुत सारे दूसरे हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोमांटिसिज्म और लिबरलिज्म किसको कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग 1830 टू 1848, 1830 से लेकर 48 तक यूरोप में कुछ रिवॉल्यूशंस हुए हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में। आज जो हम जर्मनी देखते हैं, ये जर्मनी आज जो हम लोग जर्मनी देखते हैं ये 39 कन्फेडरेशन में बटा हुआ था। इटली भी कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ था, ब्रिटेन भी कई सारे पार्ट्स में बटा था। तो ये सारे एक कैसे हुए, ये सारे एक बनकर अलग अलग नेशंस कैसे बने, जर्मनी एक नेशन कैसे बना, इटली एक नेशन कैसे बना, ब्रिटेन एक नेशन कैसे बना, तो इनका यूनिफिकेशन कैसे किस प्रकार हुआ, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन और एलिगरी, एलिगरी किसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंपीरियलिज्म एंड बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन की क्या प्रॉब्लम्स थी और आगे चलकर क्या हुई, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पेंटिंग है जिसे फ्रेडरिक सोल्यू ने 1848 में ड्यूरिंग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्रिएट किया था। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जब फ्रांस में 1848 में हो रही थी तो उस समय फ्रेडरिक सोल्यू ने 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई जिसका नाम उन्होंने द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रखा। इस 4 पेंटिंग में से एक पेंटिंग हमारे बुक में दिया है जिसका नाम है इस चार पेंटिंग में से एक पेंटिंग हमारे बुक में दिया हुआ है जिसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से यूरोप और अमेरिका के सभी एजेज और क्लासेस के लोग अपने अपने नेशनल फ्लैग्स को कैरी करते हुए मार्च पास्ट कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हैंड में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट जबकि दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्यों है, ताकि लोगों को जगाया जा सके मोनार्की के अगेंस्ट, ताकि लोग इसलिए कि लोगों को जगाया जा सके अपने राइट्स के प्रति। इस प्रोसेशन को लीड करने का काम यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड कर रहा है बिकॉज एट दैट टाइम दे वेयर नेशन स्टेट्स, ये लोग नेशन स्टेट्स बन चुके थे, यहाँ से मोनार्की खत्म हो चुकी थी, इन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए इस प्रोसेशन को लीड करने का काम यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं। हालांकि ये लोग इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से मार्च पास्ट कर चुके हैं, गुजर चुके हैं, इसलिए इस पेंटिंग में हमको दिखाई नहीं देती है। जो कंट्रीज हमको स्टेट्स अपने अपने नेशनल फ्लैग्स के साथ यहाँ दिखाई दे रही है उसमें सबसे पहले है फ्रांस जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहा है, इसके पीछे में है जर्मनी, फिर उसके पीछे में है ऑस्ट्रिया, फिर किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, फिर लोम्बार्डी, फिर उसके पीछे में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि उसके पीछे में है आपको पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। यहाँ पर हम नीचे में देख सकते हैं कि बहुत सारे सैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं, अवशेष पड़े हुए हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के, यानी मोनार्कियल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, किंग्स पैलेसेस वगैरह, इन सब के डेमोलिश यहाँ पर पड़े हुए हैं, अवशेष हैं, रिमेन्स हैं। जबकि ऊपर से हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सभी लोग ऊपर से देख रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सभी सेंट्स, क्राइस्ट, एंजल्स ये फ्रेटर्निटी को शो करता है कि सभी लोग एक हैं, सभी कंट्रीज अलग अलग होने के बावजूद भी सभी के गॉड एक साथ ऊपर से देख रहे हैं।
फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाने के समय में एक विज़न किया था, एक विज़न देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएंगी, मोनार्कियल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएंगी, डेस्पोटिक पावर ख़त्म हो जाएंगे और उसके जगह पर नेशन स्टेट इमर्ज होगा और उसके जगह पे एक यूटोपियन सोसाइटी इमर्ज होगा। So, Frederick Sorio's utopian vision, people of the world are grouped into clear visible separate nations, सभी अलग अलग सेपरेट नेशंस होंगे, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग, सभी अपने नेशनल फ्लैग्स के थ्रू जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम और नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो ने कहा है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस विल डेमोलिश एंड ए यूरोपियन सोसाइटी विल इमर्ज विद ए नेशन स्टेट विद देयर नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन विद राइट्स ऑफ मैन, केवल राइट्स ऑफ मैन। अगर आप क्लास 9 को रिकॉल करेंगे तो वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं थी फ्रांस में, केवल राइट्स ऑफ मैन। और मैन में भी कभी प्रॉपर्टी वाले मैन के लिए रहा है और कभी बिना प्रॉपर्टी वाले मैन के लिए रहा है। ज़्यादातर समय जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी को यूनिवर्सल सफरेज था, उसी के लिए सफरेज था, राइट टू वोट्स थी। एब्सोल्यूटिस्ट किसको कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज नो लिमिटेशन ऑन पावर एक्सरसाइज। जनरली दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्कियल, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर एक्सरसाइज करने के ऊपर में कोई लिमिटेशन नहीं हो। राजा, किंग, मोनार्की जितना चाहे अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और जनरली ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती थी? मोनार्कियल। जनरली ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती थी? मोनार्कियल, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। मोनार्कियल होती थी, बीच में सेंटर में राजा रहते थे, सारा पावर किसके पास? किंग के पास, मोनार्की के पास। मिलिटराइज्ड, क्योंकि बिना मिलिट्री का मोनार्की की बात कोई ऑर्डर नहीं मान सकता, इसलिए मिलिटराइज्ड होना जरूरी है। एंड रिप्रेसिव, और दबाने वाली, सताने वाली। यूटोपियन किसको कहते हैं? ए स्टेट ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडल एंड लिबरल दैट एक्चुअली इट कैन नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा स्टेट ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श हो, जो इतना लिबरल हो कि सच में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या विजन किया कि फ्रेडरिक सोरियो की यूटोपियन विजन में था कि एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट खत्म हो जाएंगे, मोनार्की खत्म हो जाएगी, यूरोप के सभी कंट्रीज से नेशन स्टेट इमर्ज होंगे, यूटोपियन सोसाइटी के रूप में इमर्ज होगा, सबका अपना अपना नेशनल फ्लैग्स होगा, सबका अपना नेशनल कॉस्ट्यूम्स होगा, सभी सेपरेट नेशंस बनेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट किसको कहते हैं। मॉडर्न स्टेट क्या किसे कहते हैं? तो यूरोप में मिड 19th सेंचुरी तक बहुत सारे मोनार्कियल स्टेट्स थे जिन्हें मॉडर्न स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर मोनार्की की रूल चला करती थी। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है जिसका सॉवरेन कंट्रोल होता है किसी बाउंड्री, किसी रीजन या टेरिटरी के ऊपर में, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। यूरोप में बहुत सारे मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स थे उस समय जिन्हें मॉडर्न स्टेट कहा जाता है। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किंगडम ऑफ स्पेन के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर थे यूरोप में जिसे क्या कहा गया है? मॉडर्न स्टेट। और इनका एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता था, बीच में सेंटर में राजा रहते थे, पूरा पावर राजा के पास, और एक टेरिटरी के ऊपर में पूरा कंट्रोल, सोवरेन कंट्रोल। नेशन स्टेट किसको कहेंगे? व्हाट इज ए नेशन स्टेट? नेशन स्टेट इज ए स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, डिसेंट, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी। टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कि उन लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी होगी, सभी का अगर शेयर हिस्ट्री होगा, सभी के पूर्वज डिसेंट एक होंगे, लैंग्वेज एक होगा, रेस, रिलीजन, टेरिटरी एक होगी। अगर ये कॉमननेस लोगों के अंदर में है तो फिर वो नेशन स्टेट बन जाएगा। ये जो लोगों के अंदर में कॉमननेस है ये बहुत पहले से नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट बनता है तो उसी समय से ये लोगों के अंदर में कॉमननेस आती है। ये कॉमननेस आती है कम्स थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। बहुत सारे स्ट्रगल करने से, एक्शंस ऑफ लीडर से और आम लोगों से कोई नेशन स्टेट बनती है। जैसे आप हमारे ही कंट्री में याद करेंगे, जब तक हम लोगों के अंदर में ये कॉमननेस नहीं थी कि हम सभी एक हैं, हम लोगों की आइडेंटिटी एक है, हम लोगों का पूरे इंडियंस का शेयर्ड हिस्ट्री है, सभी का साझा इतिहास है, सभी के पास्ट एक है, डिसेंट पूर्वज एक हैं, तब तक हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हो पाए थे। जब हम लोगों के अंदर में स्ट्रगल, जब हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा, तो हम लोगों के अंदर में ये कॉमननेस आई थ्रू स्ट्रगल्स।
इसके बाद एक्शंस ऑफ लीडर्स, हमारे कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर्स हुए हैं जिन्होंने अपने अपने एक्शंस के थ्रू पूरे कंट्री में ये कॉमननेस की फीलिंग्स को क्रिएट करने का काम किया, जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मेनी अदर्स। और कॉमन पीपल और आम लोगों से कोई नेशन स्टेट बनता है। अर्नस्ट रेनन, ही वॉज ए फ्रेंच फिलोसफर, और उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं। उन स्पीचेस में से उनका एक फेमस स्पीच है व्हाट इज ए नेशन। ये एक ऐसे के रूप में इंटाइटल हुआ है। इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज करने का काम किया उस थ्योरी को, जिस थ्योरी में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लोगों के अंदर में कॉमननेस की फीलिंग्स है, अगर लोग ये मानते हो कि हमारी कॉमन आइडेंटिटी एक है, अगर किसी स्टेट के सभी सिटीजन्स के अंदर में ये कॉमननेस की फीलिंग हो, सभी लोग ये मानते हो कि हम सभी की हिस्ट्री एक है, पास्ट एक है, कल्चर एक है, डिसेंट पूर्वज एक हैं, तो वो एक नेशन स्टेट बन जाता है। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का काम किसने किया? अर्नस्ट रेनन ने। अर्नस्ट रेनन ने कहा कि कोई नेशन स्टेट ऐसे नहीं बनता है, बल्कि नेशन स्टेट बनता है ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एफर्ट, सेक्रीफाइस एंड डेवोशन। कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन अगर बहुत प्रयास करे, एफर्ट्स करे, बहुत सारी सेक्रीफाइस दे, डेवोशन हो उनमें, तो वो एक नेशन स्टेट बन जाता है। A national ideas lies upon heroic past, great man and his fame और dignity। कोई भी नेशनल एरिया हीरोइक पास्ट के ऊपर में, ग्रेट मैन और उनकी फेम या डिग्निटी उनकी कितनी है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे कंट्री का पास्ट बहुत ही ज़्यादा हीरोइक रहा है, हमारे कंट्रीज में बहुत ग्रेट मैन्स हुए हैं, उनकी फेम, उनकी डिग्निटी पूरे कंट्री में फैली है, जिसके ऊपर में कोई एक नेशनल आइडिया लाइज करता है। ए नेशन इज ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी और फेटर्निटी। कोई भी नेशन तभी बन सकता है जब बहुत बड़े स्केल पर लोगों के अंदर में सॉलिडरिटी हो, फेटर्निटी हो, एकता हो, यूनिटी हो, तभी वो एक नेशन स्टेट बन सकता है। एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज ए डेली प्लेबिसाइट। और किसी भी नेशन स्टेट में डेली प्लेबिसाइट होना चाहिए। उस रीजन्स में लोगों के उस डेली प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट किसको कहते हैं? ए डायरेक्ट वोट थ्रू विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन इज आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। जब किसी रीजन टेरिटरी के लोगों को किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए डायरेक्ट वोट करने को कहा जाए या डायरेक्ट वोट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट। तो नेशन स्टेट अगर कोई बनता है तो वहाँ डेली प्लेबिसाइट होना चाहिए, यानी वहाँ जो गवर्नमेंट रहेगी वो अपने मन से कोई फैसले ना ले, बल्कि प्रपोजल के थ्रू फैसले ले। अगर ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो अपने कंट्री में उसे लागू करे, अगर नहीं करते हैं तो उसे ना करें। ए नेशन कैनॉट होल्ड ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। किसी भी देश के इच्छा के विरुद्ध कोई नेशन होल्ड नहीं कर सकता किसी भी कंट्री को। अगर किसी कंट्री के ज़्यादातर सिटीजन्स की अपनी कुछ विशेष हैं, कुछ डिमांड्स हैं, तो कोई नेशन स्टेट उसको ज़बरदस्ती फोर्सिबली उसे होल्ड करके नहीं रख सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट गिव्स गारंटी ऑफ लिबर्टी। कोई भी नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेशन स्टेट हमको क्या देती है? गारंटी ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी की गारंटी देती है, फ्रीडम की गारंटी देती है। हम लोग मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट को और ज़्यादा क्लियरली हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कोई भी स्टेट 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है सिटीजन, दूसरा है टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट, चाहे वो उसमें जिस तरह का गवर्नमेंट हो, मोनार्कियल हो, डिक्टेटोरियल हो या डेमोक्रेटिक हो, और सॉवरेनिटी। इन 4 चीज़ों से मिलकर क्या बनती है कोई स्टेट। स्टेट 2 तरह के होते हैं, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या करती है? तो ये केवल सिटीजन्स के टैक्स केयर करेगी, फूड प्रोवाइड्स कर सकती है, एजुकेशन देगी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो मॉडर्न स्टेट करती है। एंड कंट्रोल ओवर ए सोवरेन रीजन, और एक सोवरेन रीजन के ऊपर में, टेरिटरी के ऊपर में पूरा कंट्रोल करती है। एक मॉडर्न स्टेट में केयर फ्रॉम काडल टू ग्रेव, ये आपके जन्म से लेकर मरने तक, फ्रॉम काडल टू ग्रेव, पालने से लेकर कब्र तक आपकी ध्यान रख सकती है। इट कैन बी मोनार्कियल, डिक्टेटोरियल और डेमोक्रेटिक। ये किसी भी तरह की सरकार हो सकती है, मोनार्कियल भी हो सकती है, डिक्टेटोरियल भी हो सकती है और डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में मॉडर्न स्टेट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो केवल और केवल मोनार्कियल समझेंगे, क्योंकि यूरोप में उस समय में जितने भी मॉडर्न स्टेट्स थे वो सारे के सारे क्या थे? मोनार्कियल थे, सभी के ऊपर में किंग का रूल था।
इसका कोई रिलेशन नहीं है। मॉडर्न स्टेट इज नॉट रिलेटेड विथ राइट्स, कल्चर, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, कॉमननेस। इससे इसको केवल कोई मतलब नहीं है। इसको केवल किससे मतलब है, किससे ये, इसको केवल किससे मतलब है, ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क्स। जनरली दिस स्टेट रेफर्स टू मोनार्कियल गवर्नमेंट इन यूरोप। मॉडर्न स्टेट में सिटीजन्स मे नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी। जैसे कि मोनार्कियल अगर गवर्नमेंट होगी या डिक्टेटोरियल होगी तो वहाँ बेसिक फैसिलिटीज तो मिल सकती है, हो सकता है फूड दे, हो सकता है एजुकेशन हेल्थ दे, सैनिटाइजेशन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स या लिबर्टी नहीं भी हो सकती है। जितने भी मोनार्कियल गवर्नमेंट यूरोप में थी, जितने भी मॉडर्न स्टेट्स थे, उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स या लिबर्टी नहीं थी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेशन स्टेट किसको कहते हैं। तो नेशन स्टेट जब सिटीजन्स के अंदर में कॉमननेस की फीलिंग हो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर, पास्ट, हिस्ट्री, डिसेंट मीन्स फोर फादर्स, पूर्वज, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एटसेट्रा, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, नेशन स्टेट। ये कॉमननेस कब आती है, तो ये कॉमननेस आती है थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू ग्रेट मैन, हीरोइक पास्ट, सेक्रीफाइस एंड डेवोशन टू दी कंट्री। लोगों के अंदर में ये कॉमननेस स्ट्रगल से आती है, ग्रेट मैन से आती है, पास्ट अगर हीरोइक है तो उससे आती है, सेक्रीफाइस से, डेवोशन से, अपने डेवोशन टू दी कंट्री, अपने देश के प्रति समर्पण से आती है। दिस कॉमननेस कैन बी क्रिएटेड, ये कॉमननेस क्रिएट भी किया जा सकता है। जैसे कि हमारे देश में कॉमननेस को क्रिएट किया गया ड्यूरिंग वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय में ये कॉमननेस हमारे अंदर में क्रिएट की गई यहाँ पर लीडर्स के द्वारा, ग्रेट मैन्स के द्वारा। नेशन स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पेट्रियोटिज्म को शो करता है अमॉन्ग सिटीजन्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, और एकता भी लोगों के अंदर में, भाईचारे को भी शो करता है कोई भी नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में सिटीजन्स जो होते हैं वो अपने कंट्री को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आप अपने देश को सभी चीज़ों से सबसे ऊपर रखते हैं तो फिर ये फीलिंग्स क्या कहलाती है, नेशनलिज्म। या आइडियोलॉजी क्या कहलाती है, नेशनलिज्म। जिसमें आपके अंदर में कंट्री के प्रति पैट्रियोटिज्म हो, जिसमें आपके अंदर में फैटर्निटी हो, यूनिटी की हो, और आप कंट्री को सबसे ऊपर रखते हों, सबसे आगे देखते हों, तो इस फीलिंग्स को, इस आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है, नेशनलिज्म। तो नेशन स्टेट में क्या होती है, नेशनलिज्म। जनरली नेशन स्टेट क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है जिसमें सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ नेशन स्टेट। ज़्यादातर कंट्री क्या होते हैं, आज नेशन स्टेट्स हैं। इंडिया इज ए मॉडर्न नेशन स्टेट। भारत क्या है, एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न स्टेट की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर टेक्स केयर ऑफ सिटीजन, प्रोवाइड्स फूड, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटाइजेशन, सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों के अंदर में कॉमनिस्ट की फीलिंग्स भी है, हम लोगों के अंदर में नेशनलिज्म की भी फीलिंग है, पैट्रियोटिज्म भी है, तो इसलिए ये एक नेशन स्टेट भी है। तो इंडिया इज ए मॉडर्न नेशन स्टेट। अब हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में को। तो 1789 से पहले के समय को ओल्ड रेजिम कहा जाता है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 1789 को विद द डेमोलिशन ऑफ बास्टाइल फोर्ट अगेंस्ट एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल गवर्नमेंट अंडर द डेस्पोटिक किंग लुइस 16। यहाँ पर बॉर्बन डायनेस्टी का लुइस 16 रूल किया करता था, और 14 जुलाई 1789 को बास्टाइल के फोर्ट के डेमोलिशन के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी। ये कई सालों तक चली। इसके बाद फाइनली जाकर 21 जनवरी 1793 को किंग लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, और इसके बाद इसके पत्नी को भी, वाइफ को भी। तो उस समय का आप क्लास 9th को आप रिकॉल करेंगे तो उस समय में फ्रांस कई सारे स्टेट्स में बटे होते थे, 3 स्टेट्स में। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये है थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट अपने स्टेट से, फर्स्ट स्टेट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट्स भी 300 रिप्रेजेंटेटिव एंड थर्ड स्टेट्स 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। कहाँ, तो स्टेट जनरल में। स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बॉडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग मोनार्कियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग किंग लुइस 16। इसके बाद स्टेट जनरल को ख़त्म कर दिया जाता है और स्टेट जनरल का नाम बदल कर दिया जाता है नेशनल असेंबली, जब किंग लुइस वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उसका पावर ख़त्म हो जाता है।
फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है 1791 में, याद कीजिए। इसके बाद फिर राइन ऑफ टेरर 1793-94, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी, गुलिटन किया जाता था लोगों को। इसके बाद डायरेक्टरी रूल्स आती है 1795 से 99 तक, और 1799 में नेपोलियन कॉप करके वहाँ पर फर्स्ट काउंसिल बनता है, और इसके बाद किंग बनता है फाइनली 1804 में। कॉप क्या है? तो सडन ओवरथ्रो ऑफ लीगल गवर्नमेंट बाय इलीगली किसी लीगल गवर्नमेंट को हटा देना क्या कहलाता है? कॉप। क्लास 9th में हमने बहुत सारे कॉप्स के बारे में पॉलिटी में पढ़ा था, जैसे कि पिनोशे ने चिली में किया था, सद्दाम हुसैन ने किया था, पाकिस्तान में भी परवेज मुशर्रफ ने कॉप किया, वहाँ से गवर्नमेंट को ख़त्म करके और डिक्टेटोरियल रूल इम्पोज कर दिया। तो हमने बहुत सारे कॉप्स के बारे में पढ़ा है। तो नेपोलियन ने भी एक कॉप करता है 1799 में, और फ्रांस का फर्स्ट कौंसल बनता है, और इसके बाद जाकर फाइनली 1804 में फ्रांस का किंग बन जाता है। मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस अपनाए हैं? फ्रांस में 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई, लेकिन ये फ्रांस के लोगों के अंदर में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को क्रिएट किया गया। अचानक ये फीलिंग्स लोगों के अंदर में नहीं आ गई। ये फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस अपनाए, जिसके कारण कि वहाँ से मोनार्की खत्म हो पाई। तो क्या क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस अपनाए वहाँ के फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने? फ्रांस के लोगों के अंदर में कॉमननेस की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। तो हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है, थ्रू द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ले सिटोयन gave attention to a united community with equal rights under a constitutions. La patrie means fatherland and le citoyen means citizen. तो ला पात्री और फादरलैंड की आइडिया को लोगों के अंदर में क्रिएट किया गया। लोगों को ये बताया गया कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम सब इसके सिटीजन हैं, और हम सब लोगों को मिलकर एक साथ यूनाइटेड कम्युनिटी बनाना है। अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके अंदर में सभी इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेजर्स और प्रैक्टिसेस क्या अपनाए गए? तो नेक्स्ट है, ए न्यू फ्रेंच ट्राई कलर ब्लू व्हाइट रेड इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। पहले जो राजा का फ्लैग था उसको हटा करके और वहाँ के फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने अपना नेशनल फ्लैग बनाया, जिसे फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग कहते हैं, और इसमें 3 कलर थे, ब्लू व्हाइट एंड रेड। स्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेट जनरल को नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हाइम्स कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। नए गीत कंपोस्ट किए गए ताकि लोगों के अंदर में, फ्रेंच के लोगों के अंदर में कॉमननेस और इंथुसियाज्म, जोश भरने का काम हो। हमारे कंट्रीज में जब अंग्रेजों के से अगेंस्ट लड़ाई चल रही थी हम लोगों की आज़ादी की, तो हमारे कंट्रीज में भी बहुत सारे हाइम्स कंपोस्ट किए गए, जैसे कि वंदे मातरम। ये हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हमारे देश के कंट्रीज में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनके अंदर में इंथुसियाज्म, जोश भरने का काम किया। तो ठीक इसी तरह की चीज़ें फ्रांस में भी हुई थी। फ्रांस में भी नए हाइम्स कंपोस्ट किए गए, गीत लिखे गए, ओथ टेकन, शपथ लिया गया कि हमको मोनार्की को ख़त्म करना है और एक कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करना है, नेशन स्टेट बनाना है। तो इन चीज़ों का के लिए को लेकर ओथ टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई ताकि लोगों के अंदर में और जोश आए। A centralized administrative system and uniform laws for all citizen made। एक centralized administrative system बनाया गया, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सभी के लिए, फॉर ऑल सिटीजन, सभी के लिए। पहले के ओल्ड रेजिम में जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह होते थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग हुआ करते थे, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिला करते थे। तो उन स्पेशल प्रिविलेजेस को ख़त्म करके यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स मेड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबोलिश्ड, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम एडॉप्टेड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबोलिश्ड। पहले फ्रांस में और यूरोप में एक ही शहर में से दूसरे शहर में जाने के लिए कई सारे कस्टम बैरियर्स हुआ करते थे। कई जगह पे टैक्स देना पड़ता था। अपने ही कंट्री में एक इंड से दूसरे इंड जाने के लिए कई तरह के टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़। तो उन ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया। जितने भी ड्यूज़ थे राजा के, उन सारे ड्यूज़ को ख़त्म कर दिया। कोई भी कर्ज नहीं राजा का। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम एडॉप्टेड। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम एडॉप्ट किया गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वहाँ अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम थे, जिनके कारण बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी।
तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया गया। इसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स वे आर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच वाज मेड कॉमन नेशनल लैंग्वेज। रीजनल डायलेक्ट्स अलग अलग फ्रांस के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जिन अलग अलग बोलियां बोली जाती थी, जिसके कारण कि लोग आपस में जुड़ नहीं पाते थे। तो उन सारे बोलियों को, उन सारे रीजनल डायलेक्ट्स को, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को ख़त्म करके, डिस्करेज करके और फ्रांस को कॉमन नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, ताकि सभी लोग फ्रेंच बोलेंगे तो सभी लोग एक साथ जुड़ पाएंगे, सभी लोगों में कॉमननेस आ पाएगी। पहले फ्रेंच केवल पेरिस शहर तक ही लिमिटेड था, बाद में ये पूरे यूरोप में पूरे फ्रांस में ये फैल गया। जैकोबिन क्लब को सेटअप सबसे पहले किया था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरिन, ये इसके फाउंडर थे। फिर बाद में आगे चलकर यूरोप की अलग अलग सिटीज़ में स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब सेटअप किया। इस जैकोबिन क्लब ने अपने एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स के थ्रू फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता तैयार किया, ताकि फ्रेंच आर्मी फ्रांस से निकलकर यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंच सके, जा सके और वहां से मोनार्की को ख़त्म कर सके। तो जैकोबिन क्लब की मदद से फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में 1790s के आसपास पहुंची और वहां से मोनार्की को ख़त्म कर दिया। और इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस से निकलकर यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंची, बट विद द हेल्प ऑफ जैकोबिन क्लब। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट, सिविल कोड ऑफ 1804 और उससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।